हेलो दोस्तों। आज हम फिर पढ़ते हैं पिछले वीडियो का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं जनन पार्ट के क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, पुनरुद्ध भवन द्वारा जनन किस में होता है। पुनरुद्ध भवन द्वारा जनन किस में होता है दोस्तों। तो दोस्तों पुनरुद्ध भवन द्वारा जनन प्लेन एरिया में होता है। किस में होता है? प्लेन एरिया में होता है। फिर हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है दोस्तों। हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि से होता है। किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि से होता है। प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि से होता है दोस्तों। बहुखंडन विधि से होता है। किससे होता है? बहुखंडन विधि से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं दोस्तों। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कोश के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? पराग कोश के अंदर होते हैं परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर, निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों। मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? शुक्रवाहिका नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है। फिर पादपों के फल निर्माण करता है। पादपों में फल निर्माण करता है। कौन करता है दोस्तों? अंडा से करता है। कौन करता है? अंडा से करता है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर, राइजोपस में जनन विधि है। राइजोपस में जनन विधि है दोस्तों। राइजोपस में जनन विधि कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों राइजोपस के अंदर जनन विधि है बीजाणु समासंग। कौन है दोस्तों? बीजाणु समासंग इसके अंदर जनन विधि है। पत्तियों द्वारा जनन होता है दोस्तों। पत्तियों द्वारा जनन किस में होता है? ब्रायोफिल्म में होता है। किस में होता है? ब्रायोफिल्म में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, स्पाइरोगायरा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्पाइरोगायरा शैवाल में जनन विधि है। स्पाइरोगायरा शैवाल में जनन विधि है। कैसी जनन विधि है दोस्तों? विखंडन विधि है। कैसी है? विखंडन। मानव में निषेचन स्थल है। मानव में निषेचन कहाँ होता है दोस्तों? मानव में निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। किस में होता है दोस्तों? फैलोपियन ट्यूब में मानव में जनन होता है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना दोस्तों? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है काला जार नामक रोग कारक है। क्या है? लेशमानिया। लेशमानिया से कौन सा रोग होता है? काला जार नामक रोग होता है। फिर लेशमानिया में जनन विधि है खाली जगह। कौन सी विधि है? द्विखंडन विधि है। लेशमानिया में द्विखंडन विधि जो कि जनन विधि है। यीस्ट में जनन विधि खाली जगह विधि से होता है। कौन सी? बहुखंडन विधि से होता है। तो यीस्ट में जो जनन होता है किस विधि से होता है? बहुखंडन विधि से होता है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, नर हार्मोन खाली जगह होता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हम बोलते हैं नर हार्मोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ही हम क्या कहते हैं? नर हार्मोन कहते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए दोस्तों। क्या हो सकता है? अमीबा व पैरामीशियम। अमीबा व पैरामीशियम ये दोनों एक कोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, मादा हार्मोन का नाम लिखिए। मादा हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन है। क्या दोस्तों? एस्ट्रोजन। और साथ में लिख सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन भी। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता का जनक है। अनुवांशिकता का जनक है कौन है दोस्तों? तो अनुवांशिकता का जनक कौन है? अनुवांशिकता का जनक है मेंडल। कौन है दोस्तों? मेंडल। मेंडल ने सबसे पहले अनुवांशिकता की खोज की थी। तो अनुवांशिकता का जनक कौन हो जाएगा दोस्तों? मेंडल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए? किस पादप पर किए दोस्तों? तो उसने उद्यान मटर पर किए। किस पर किए? उद्यान मटर पर उन्होंने सबसे पहले मेंडल अपने अनुवांशिक प्रयोग किए थे। एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित नियम है। एक संकर संकरण आधारित कौन से नियम दोस्तों? प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। ये दोनों नियम है जो कि एक संकर संकरण पर आधारित हैं। तो ए व बी दोनों ऑप्शन राइट हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक संकर संकरण पर आधारित प्रयोग हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक वर्णवाद के प्रवर्तक हैं। प्राकृतिक वर्णवाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? किसने दिया था ये नियम? डार्विन ने दिया। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डार्विन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या एक जोड़ी होती है। कितनी होती है दोस्तों? एक जोड़ी होती है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 6 नंबर, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों के उदाहरण है, हमारा हाथ व कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू तथा घास भूस तारी या उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सारी जो कि कैसे अंगों के उदाहरण है? समजात अंगों के उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाता है।
फिर चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न दोस्तों, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है। दोस्तों ऐसे तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता चीन की विद्यार्थी से मिलती है। किससे मिलती है? चीन की विद्यार्थी से, क्योंकि वो भी मनुष्य है और हम भी मनुष्य, तो हमारी समानता किससे अधिक मिली? चीन की विद्यार्थी से मिली। यहाँ पर ये चिंपैंजी भी लिखा है, तो मतलब चिंपैंजी से हमारी समानता भी मिलती है। पिछले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। स्थूल रूप से दोस्तों बड़े तौर पर उसके लक्षण है जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और क्या इसका जीवन काल छोटा होता है। मटर के पौधे का जीवन काल क्या होता है? छोटा। तो कम समय में वो वृद्धि कर देता है, अपना जीवन काल पूर्ण कर लेता है। और क्या सामान्यतः उसमें स्वपरागण पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो मटर का पौधा है वो द्विलिंगी होता है, तो उसमें स्वपरागण भी पाया जाता है। परंतु हम क्या कर सकते हैं? कृत्रिम तरीके से पर परागण भी करा सकते हैं। और क्या है? एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। एक पीढ़ी में क्या बनते हैं? अनेक बीज बनते हैं। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर्सन नेक्स्ट चैप्टर के। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। किस में होता है? कांच में होता है। फिर चलते दोस्तों नेक्स्ट नंबर 3 नंबर प्रश्न, एक उत्तल दर्पण सदैव प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव बनेगा। दोस्तों आभासी बनेगा और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी और कैसा बनेगा दोस्तों? सीधा बनेगा। ध्यान रखना दोस्तों, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब सदैव बनेगा वो आभासी होगा और क्या होगा? सीधा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गोलीय दर्पण का सूत्र है। गोलीय दर्पण का सूत्र है तो दोस्तों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये गोलीय दर्पण का सूत्र हो गया। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। दोस्तों डबल हो जाएगी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो गई? फोकस दूरी से डबल हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसमें संबंध क्या होगा दोस्तों? f बराबर r/2 होगा। f बराबर r/2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनेगा। अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों? तो अवतल लेंस के सामने आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कौन सा दोस्तों? मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कौन सी घटना के कारण पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। किस कारण दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखी वस्तु कैसी दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करोगे। दोस्तों हम कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? 50 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। 50 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लेना पसंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह दर्पण है। दोस्तों वह समतल और उत्तल दर्पण हो सकता है। कैसा है? समतल या फिर उत्तल दर्पण हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों ही फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दोनों की फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। तो दोनों दोस्तों अवतल होंगे। दोनों कैसे होंगे? अवतल होंगे। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, पानी का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक यदि 1.33 है तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। दोस्तों आप निकालोगे तो पाओगे पानी के अंदर प्रकाश की चाल 2.26 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। तो यहाँ हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण के लिए या फिर केवल उत्तल के लिए या केवल अवतल दर्पण के लिए। दोस्तों ये परावर्तन के नियम सभी के लिए लागू होता है। तो यहाँ हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, परावर्तन के नियम सभी के लिए लागू होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 16 नंबर, प्रकाश के परावर्तन की घटना का कोण I तथा परावर्तन कोण R का सही संबंध है। क्या है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं तो I बराबर R हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तल लेंस के लिए वे बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती हैं कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र पर भेजी किरण सीधी निकल जाती हैं बिना मुड़े। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 मीटर, ठीक है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण कहलाता है दोस्तों आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। लेंस के द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, किसमें? अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के द्वारा वो केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, खाली जगह लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है ऋणात्मक, किसकी? अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश किरण का परावर्तन पश्च से टकराकर पुनः उसी माध्यम में प्रकाश का किरण का लौटना क्या कहलाता है दोस्तों? परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, कैसा होता है? गोलीय, तो उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। कैसा दर्पण कहते हैं? उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है दोस्तों? मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है दोस्तों? रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा तथा वास्तविक बनता है। उल्टा तथा वास्तविक बनता है। फिर चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आँख का कौन सा भाग दान किया जा सकता है दोस्तों? आँख का कॉर्निया भाग दान किया जा सकता है। कौन सा भाग? कॉर्निया भाग को दान कर सकते हैं। फिर चलते दोस्तों नेक्स्ट नंबर 5 नंबर, तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है दोस्तों? तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु होता है, कितना होता है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और स्वस्थ नेत्र का दूरतम बिंदु क्या होता है दोस्तों? अनंत बिंदु होता है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 7 नंबर, आकाश का रंग नीला दिखाई देना किस घटना के कारण होता है दोस्तों? आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर 8 नंबर प्रश्न, ठीक है दोस्तों, मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कहलाता है समंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है। तो मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है समंजन कहलाता है। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, किसके द्वारा दोस्तों? पक्षमापी पेशी द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमापी पेशी के द्वारा किया जा सकता है। फिर चलते दोस्तों नेक्स्ट नंबर 10 नंबर प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? किस पर बनता है दोस्तों? दृष्टिपटल पर या फिर रेटिना पर बनता है। तो यह दृष्टिपटल हिंदी में कहते हैं, रेटिना इंग्लिश में कहते हैं, तो रेटिना दृष्टिपटल दोनों सही। किस प्रकार की घटना के कारण पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है दोस्तों? इसका कारण होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। फिर दोस्तों देखते हैं खाली जगह रिक्त स्थानों के नहीं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आ गया, खाली जगह नहीं है, अभी आ गया नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए, लाइट वाले के चैप्टर के, ठीक है दोस्तों। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है, कौन सी माना जाता है? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की विपरीत दिशा को। जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगी उसी की विपरीत दिशा के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है दोस्तों? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो दोस्तों V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ये संबंध सत्य है, सही है, राइट है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या दोस्तों? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या दोस्तों? ओम है। फिर चलते दोस्तों नेक्स्ट नंबर प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है दोस्तों, क्या प्रदर्शित करता है? ओम को। किसको प्रदर्शित करता है? ओम को। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? कूलाम है। कूलाम आवेश का क्या है? एसआई मात्रक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न चलता है दोस्तों 7 नंबर, सर्वाधिक चालकता वाली धातुएं कौन सी है? चांदी, सिल्वर। सिल्वर सर्वाधिक चालकता वाली धातु है। निम्न में से
कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कौन सा दोस्तों? आई स्क्वायर आर, ये विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, आई स्क्वायर आर। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 1 ओम 2 ओम व 3 ओम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है दोस्तों, तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तीनों जुड़ जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 ओम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विभव तथा विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? विभव तथा विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? वोल्ट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 11 नंबर। 100 वाट व 220 वोल्ट, 100 वाट तथा 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों आप निकालना, 484 ओम होगा। क्या होगा? 484 ओम। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? किसका बना दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। वैसे ही दोस्तों हीटर का बना होता है नाइक्रोम का, हीटर का बना होता है नाइक्रोम का, ये भी याद रखना। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। क्या है? जूल है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। ये जो सिंबल दिया गया है वो किस प्रकार का है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये तार की संधि से संबंधित, तार की क्या कर रहे हैं? संधि कर रहे हैं, तार आके जुड़ रहे हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या दोस्तों? किलोवाट घंटा है। क्या है? किलोवाट घंटा, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं? यूनिट भी कहते हैं। तो ये विद्युत धारा का व्यवसायिक मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर। 1 कूलम आवेश में खाली जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने दोस्तों? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 यूनिट में खाली जगह जूल होते हैं। दोस्तों 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10⁻6, 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? दोस्तों ओम मीटर होता है। ओम, तो जो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है वैसे ही प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। तो पीछे मीटर लगा दो, ये प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर। निम्न प्रतिरोध जो दिया गया है उसमें ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। दोस्तों श्रेणी क्रम में दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाता है। विद्युत धारा की सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 21 नंबर। क्या है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में खाली जगह किस क्रम में जोड़ा है? दोस्तों वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वैसे ही आ जाए ए मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो ए मीटर को दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या दोस्तों? एम्पियर है। क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर 23 नंबर प्रश्न। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 600 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश खाली जगह कूलम होगा। दोस्तों 300 कूलम होगा। ये आप निकालना, सोल्व करना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित भौतिक राशि दी गई है और इसके आगे क्या दे रखे हैं? मात्रक दे रखे हैं। तो हमें इन मात्रकों का पता होना चाहिए। देखते हैं दोस्तों क्या है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। वैसे विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। क्या है? वोल्ट। वैसे विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। क्या है? वाट। वैसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। विद्युत ऊर्जा या का व्यवसायिक मात्रक क्या है? यूनिट या किलोवाट है। व्यवसायिक मात्रक क्या है विद्युत ऊर्जा का? यूनिट या किलोवाट है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। वैसे ही आवेश का मात्रक क्या है? कूलम है। और कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। क्या है? जूल। और वैसे ही समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मात्रक भी याद होना चाहिए, इससे भी संबंधित प्रश्न आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न युक्ति, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या कहलाती है दोस्तों? जनित्र कहलाती है। क्या कहलाती है? जनित्र कहलाती है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? दोस्तों ये आधे घूर्णन के पश्चात। तो ये जिसके कारण क्या होता है? परिभ्रमण पूरा। दोस्तों क्या है? कुंडली में विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन आधे घूर्णन के पश्चात क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर। विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की? दोस्तों विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज फैराडे ने की। किसने की? फैराडे ने की।
विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? दोस्तों नरम लोहे का उपयोग होता है। किसका होता है? नरम लोहे का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, डायनेमो जनरेटर में कौन सी विद्युत धारा उत्पन्न करता है? दोस्तों विद्युत धारा दोनों ही उत्पन्न करता है, डीसी व एसी दोनों धारा उत्पन्न करता है। तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? दोस्तों विद्युत मोटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? विद्युत मोटर में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, क्या है दोस्तों? विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है दोस्तों? ओर्स्टेड है। क्या दोस्तों? ओर्स्टेड है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। फिर चलते हैं दोस्तों 9 नंबर प्रश्न। विद्युत में क्या दोस्तों? विद्युत में तार होता है, किस रंग का होता है दोस्तों? विद्युत वाला तार लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का तार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर। क्या दोस्तों? पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, एक कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो दोस्तों ऊर्ध्वमुखी होगी। क्या होगी? ऊर्ध्वमुखी होगी। विद्युत जनरेटर में ऊर्जा को खालीजगह बदला जाता है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा के अंदर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दोस्तों जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के पर कार्य करता है। किस पर? उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। फिर है दोस्तों विद्युत मोटर विद्युत धारा के खालीजगह पर आधारित हैं, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित हैं। फिर घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है खालीजगह वे तार कहलाते हैं। क्या? मेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर। क्या है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के खालीजगह नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, दक्षिण हस्त नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी खालीजगह की दिशा बताती है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। फिर चलते दोस्तों अति लघुरात्मक प्रश्नों की ओर। ठीक है दोस्तों, ऊपर लेते हैं अभी लघुरात्मक प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों लघुरात्मक प्रश्न, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? दोस्तों ये दिक् परिवर्तक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? दिक् परिवर्तक का, तथा परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विद्युत परिपथों तथा सांद्रित्रों में सामान्यता तथा इसका उपयोग होने वाला दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। एक है दोस्तों फ्यूज तार, एक है दूसरा भू संपर्क तार। फ्यूज, विद्युत फ्यूज तथा भू संपर्क तार। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों एमआरआई का पूरा नाम लिखिए। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, ये है एमआरआई का पूरा नाम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर। ये क्या है कि वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत मोटर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? ऐसी विद्युत धारा जो कि समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा बदलती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो दोस्तों ऐसी विद्युत धारा जो कि समान काल अंतरालों के बाद क्या करती हैं? अपनी दिशा बदलती हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है? तो दोस्तों एक ऐसा उपकरण है जो कि किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। कैसा उपकरण है? जो किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को क्या करता है? संसूचित करता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विद्युत जनरेटर क्या है? विद्युत जनरेटर क्या है? विद्युत जनरेटर एक वह युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विद्युत मोटर के कोई दो उपयोग लिखिए। विद्युत पंखों में, रेफ्रिजरेटरों में। विद्युत पंखों में व रेफ्रिजरेटरों में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर। चलते हैं, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? प्रतिच्छेदन बिंदु पर दिक्सूचक रखने पर दिक्सूचक की सुई केवल एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। इसे हमें पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, वरना दिक्सूचक दोनों दिशाओं के अंदर बताता, ऐसा संभव नहीं है। परिनालिका क्या है दोस्तों? पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति में अनेक फेरों वाली कुंडली है, उसको हम क्या बोलते हैं? परिनालिका कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर।
क्या है? दिक् परिवर्तक किसे कहते हैं? दिक् परिवर्तक किसे कहते हैं? वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा को उत्क्रमित कर देती है दिक् परिवर्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है? दोस्तों फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पिछला बात था ऊर्जा वाला चैप्टर, पवनों का देश किसे कहते हैं? पवनों का देश किसे कहते हैं? दोस्तों पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं। किसे कहते हैं? डेनमार्क को। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए पवन का अनुकूल वेग होना चाहिए। कितना चाहिए? कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसका वेग होना चाहिए। फिर जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? नाभिक की ऊर्जा। कौन सा? नाभिक की ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, क्या है? प्राचीन काल से ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या है? प्राचीन काल से ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत क्या है दोस्तों? लकड़ी। क्या है? लकड़ी। हाइड्रोजन बम कौन सी अभिक्रिया पर आधारित है दोस्तों? तो हाइड्रोजन अभिक्रिया जो कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। फिर चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, क्या है? सौर स्थिरांक का मान लगभग होता है। सौर स्थिरांक का मान 1.6 किलोवाट प्रति मीटर की पावर 2 होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक है। कौन सा? मीथेन, जो कि लगभग 75% है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न, क्या है? नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं की जा सकती? दोस्तों सोडियम से नहीं की जा सकती। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सारे नाभिक, इनसे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन सोडियम से नहीं की जा सकती। सौर ऊर्जा कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दोस्तों अवतल दर्पण उपयुक्त है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण उपयुक्त है। सौर सेल तथा सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? दोस्तों सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसके अंदर? विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, 1 मेगावाट के जनरेटर के लिए पवन फार्म को कितनी भूमि चाहिए? 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, 3 हेक्टर या फिर 4 हेक्टर? दोस्तों कम से कम 2 हेक्टर भूमि चाहिए। कितनी चाहिए? 2 हेक्टर भूमि चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नवीनीकरणीय स्रोत क्या है? नवीकरणीय स्रोत क्या है? वे ऊर्जा के स्रोत जो प्रकृति में निरंतर प्राप्त होते रहते हैं तथा जिसकी पुनर्जनन संभव है, उन्हें हम ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत कैसे हैं? जैसे पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा, जिसके असीमित भंडार हैं जो कि कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत क्या है? दोस्तों ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो लाखों वर्षों के अंदर पुनः स्थापित होते हैं अतः उसके भंडार सीमित हैं। ऐसे स्रोतों को हम अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला व प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। फिर है दोस्तों, भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म कहाँ स्थापित है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी के समीप। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा का फार्म स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर, जैव मात्रा। जैव मात्रा किसे कहते हैं? लकड़ी, गोबर के उपले, फसलों के कटने के पश्चात बने अवशिष्ट, सब्जियों के अवशिष्ट आदि पादप व जंतु उत्पाद, इन सबको ईंधन के रूप में स्रोत हैं जो कि जैव मात्रा कहते हैं। फिर है दोस्तों, सौर स्थिरांक किसे कहते हैं? पृथ्वी की वायुमंडल के परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को हम इसका क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, ओटीईसी का पूरा नाम लिखिए। ओटीईसी का पूरा नाम, सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र। सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, इसका नाम है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन प्लांट। ठीक है दोस्तों। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भू प्रपट्टी की गहराइयों से तप्त स्थल तथा भूमिगत जल से बनी भाप उत्पन्न ऊर्जा जो कि भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, धूप में रखे सौर सेल से कितनी विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है? 0.7 वाट। 0.7 वाट। फिर चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर, सूर्य की क्रोड में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कौन सी? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करने के लिए सौर पैनल में बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? दोस्तों जोड़ने के लिए चांदी का। किसका उपयोग? परस्पर सेल संयोजित करने में किसका? चांदी का उपयोग होता है।
ज्वार भाटा किसे कहते हैं दोस्तों? तो समुद्र में जल स्तर के चढ़ने उतरने की परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। तो दोस्तों समुद्र में जल स्तर बढ़ता है और गिरता है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन बम कौन सी अभिक्रिया पर आधारित हैं? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है। किस पर? ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, के उत्तम स्रोत की विशेषता लिखिए। ऊर्जा के उत्तम स्रोत की विशेषता लिखिए। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के उत्तम स्रोत की विशेषता लिखिए। प्रति एकांक आयतन प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक काम करे। दोस्तों प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक द्रव्यमान क्या करें? अधिक काम करें, मतलब अधिक ऊर्जा दें। और क्या है? सरलता से क्या हो? उपलब्ध हो। और क्या है? भंडारण में परिवहन क्या हो? आसानी से हो। और क्या हो? वे सस्ता भी हो। ये सभी कारण हैं जो कि एक ऊर्जा के उत्तम स्रोत की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? क्या है? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड जो कि अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, जो कि वर्षा जल के साथ भूमि पर आते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये अम्लीय वर्षा जल व मृदा संसाधनों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पारितंत्र चैप्टर से चलते हैं। पहला प्रश्न, पारितंत्र के कौन से घटक शामिल होते हैं? कौन से दोस्तों? जैविक और अजैव दोनों घटक शामिल होते हैं। आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर क्या होता है दोस्तों? उत्पादक होता है। क्या होता है? उत्पादक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके कौन सी ऊर्जा में बदलता है? दोस्तों रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। आहार श्रृंखला में एक पोषी स्थिति से दूसरे पोषी स्थिति में कितना ऊर्जा का स्थानांतर होता है? कितना दोस्तों? 10%। और कितने की हानि होती है? 90% की। कितनी हानि होती है? 90% की हानि होती है और स्थानांतरण 10% का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, आहार जाल में किस ऊर्जा की आहार श्रृंखला उत्तम मानी जाती है? दोस्तों शाखावित आहार श्रृंखला। कौन सी? शाखावित आहार श्रृंखला उत्तम मानी जाती है। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा कितने प्रतिशत भाग खाद्य पदार्थ में परिवर्तित होती है? दोस्तों वे होती है केवल 1%। कितनी? केवल 1%। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है? दोस्तों एक दिशीय होता है। किस प्रकार होता है? एक दिशीय होता है। निम्न में से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। कौन करता है दोस्तों? सबसे पहले उत्पादक को शाकाहारी खाता है, शाकाहारी को मांसाहारी के बाद में अपघटक। ये एक आहार श्रृंखला का उत्तम उदाहरण है। फिर चलते हैं दोस्तों, उपभोक्ता को मुख्यतः बांटा गया है। दोस्तों उपभोक्ता को मुख्यतः बांटा गया है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। दोस्तों उपरोक्त सभी में बांटा गया है। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में आहार बनाने की कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों CO2 का इस्तेमाल करते हैं। तो हरे पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में CO2 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर क्या है दोस्तों? ऊर्जा का पिरामिड होते हैं। ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। कैसे दोस्तों? सीधे होते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों 3 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा की तीव्रता से गिरावट किस वर्ष में देखी गई? किस में? 1980 में देखी गई। कब दोस्तों? 1980 में। आहार श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है? उत्पादक में संचित होती है। सर्वाधिक ऊर्जा किस में संचित होती है? उत्पादक में संचित होती है। दोस्तों यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव और जितने भी छोटे न्यूमेरिकल प्रश्न या जितने भी छोटे लघुरात्मक प्रश्न बने हैं हमने यहाँ पर पढ़े हैं। बेस्ट ऑफ लक, अपनी अच्छी परीक्षा दीजिएगा, अपने बेस्ट ऑफ पूरे से पूरा बेस्ट दीजिएगा, सारे क्वेश्चनों को करके आना है और अपने बेस्ट से बेस्ट बनाना है। जय हिंद, जय भारत।